हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का जो है अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हाल चाल सबके बढ़िया रहे होंगे। अब तो भाई देखिए, लगभग जो है कॉलेज रीओपन हो रहे हैं, लगभग है नहीं, हर कॉलेज लगभग अब खुल रहा है। तो आप लोग कॉलेज आइए, पढ़िए, क्लास ज्वाइन करिए, है ना। क्योंकि इंटर वाले बच्चों के लिए समय जो है ना वो एकदम सटीक है कि आपको कितने दिन में क्या करना है। कक्षा 12वीं के जो है ना छात्र, उनके लिए समय सीमा देखिए बिल्कुल फिक्स होता है। फरवरी, मिड फरवरी से मान लीजिए आपकी बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाली होती है। ये मान के चलिए 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है नहीं। तो आपके पास समय अगर देखा जाए तो बहुत कम है भाई। इसलिए आप बिना लापरवाही के कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते रहिए और प्रॉपर नोट बनाते रहिए। जो चीजें पढ़ाई जा रही लगभग आपके हित की ही हैं, और उम्मीद हम ये समझ रहे हैं कि आपके लगभग 200% काम की होती है नहीं। तो आप रेगुलर क्लास पढ़ते रहिए। और आज जो है ये पार्ट 2 जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पार्ट 2 जो विद्युत रसायन था, उसमें थ्योरी वाला जो पोर्शन है उसका लास्ट वीडियो है भैया। ठीक है, हमने पूरा पार्ट लगभग में पढ़ लिया है। ये लगभग 20-30 मिनट या 40 मिनट की वीडियो रहने वाली है आज की आपकी। उसके बाद कल एक वीडियो जो है हम और आपको देंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हम टॉप 10 या 15 क्वेश्चन करने वाले होंगे, है नहीं। 10 या 15 क्वेश्चन, यानी ओवरऑल चैप्टर से हम 10 या 15 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो सबसे बढ़िया टॉपिक है संचारण। हालांकि हम इसको कक्षा 10 में पढ़ चुके होते हैं, हम मतलब आप लोग इसको तो कक्षा 10 में जो है पढ़ चुके होते हैं। आखिर ये संचारण होता क्या है ना। यहाँ भी संचारण दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर संचारण को समझेंगे, आखिर ये संचारण है क्या, है नहीं भाई। 10 स्टैंडर्ड के लेवल की अगर हम बात करें तो वहां सिर्फ परिभाषाएं वगैरह बताई गई होंगी थोड़ी बहुत। यहाँ पर आखिर क्या होता है, तो उन सब चीजों को हम समझने वाले हैं। ठीक है, आप उम्मीद करिए आराम से जो है प्यार से वीडियो को चलाइए और आराम से समझिए, है नहीं। ये चीज बार बार बच्चे कमेंट करते हैं, कुछ पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर डाटा का ज्यादा इशू रहता है। भैया हमने कह रखा कि आपके पास मान लीजिए कि आप जिस भी गांव क्षेत्र में रहते हैं वहां नेटवर्क इशू रहता है, तो आप कहीं आपके बगल में 2-4-10 किलोमीटर पे कोई ना कोई मार्केटिंग एरिया जरूर रहा होगा। आप वहां टहलने बतासे खाने जरूर जाते होंगे, है नहीं। तो वहां वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, घर में देख लीजिए। पढ़ने के लिए भैया कोई बहाना नहीं है, पढ़ना पढ़ने के लिए सैकड़ों बहाने आपके पास में, है नहीं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करते हो चीजों को। संचारण आखिर होता क्या है, देखो ये धात्विक एक प्रक्रिया होती है, यानी संचारण एक धातु की प्रक्रिया होती है। धातुओं में परिवर्तन होता है। क्या अधातुओं में भी संचारण होता है? तो नहीं होता है भैया, ये सिर्फ और सिर्फ धातुओं में संचारण देखने को आपको मिलेगा। होता क्या है जरा इसके बारे में हम समझते हैं। देखो परिभाषा को समझते हैं पहले। जब किसी धातु को नमी व वायु की उपस्थिति में, नमी व वायु की उपस्थिति में खुला रखते हैं, आप खुला रखते हैं, तो वह धातु संचारित होने लगती है। या फिर ऐसे कह लो, उस धातु पर, अगर ये बात हम कहें तो उस धातु पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की परत चढ़ने लगती है। ठीक है, परत जो है चढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया को, यानी यह प्रक्रिया संचारण कहलाती है। समझ गए ना, संचारण कहलाती है। अब मजे की बात सुनो जरा, क्या है संचारण। खास तौर से जो है लोहे पर देखा जाता है, नहीं
हम आप सबके अगल बगल में कहीं ना कहीं लोहा पड़ा हुआ है, और उस पर ये इस प्रक्रिया यानी इस घटना को हम अगर समझते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक विकल्प और बताते हैं आपको। घर में सबके चांदी के कुछ ना कुछ आभूषण रहते होंगे, जैसे आजकल तो लड़के शौकीन हो चुके हैं, ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं, वरना माता बहन है नहीं, भाभी या वाइफ है नहीं, इन सबके जो है क्या पायल वगैरह लोग पहनते हैं। पायलें जब रेगुलर वो यूज करते हैं भैया, तो उनसे देखिएगा काली काली एक लेयर चढ़ जाती है, वहां पर वो धातु का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है, यानी वो सिल्वर ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई है, और उसको साफ कराते हैं लोग तो चमक जाती है। इसी प्रकार से लोहे की अगर हम बात करें, जब आप लोहे को खुला छोड़ देते हैं तो लोहा भी आप मतलब संचारित होता है, और जब लोहा संचारित होगा तो उस पर यानी लोहा है क्या, तो लोहा का भैया लैटिन नाम होता है फेरम। क्या होता है? फेरम होता है। और इसकी दो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, एक फेरस होता है, दूसरा फेरिक होता है नहीं, एक फेरस और दूसरा फेरिक। तो जो फेरस वाला होता है वो उसका ऑक्साइड बन के तैयार होता है, उसको हम कहते हैं जंग यानी लोहे का सूत्र। अभी बताएंगे क्या होता है। तो ये प्रक्रिया तो आपको समझ में आई होगी। हमने कहा जब किसी धातु को नमी व वायु की उपस्थिति में खुला रखते हैं तो उस धातु पर या तो ऑक्साइड की या हाइड्रोक्साइड की या कार्बोनेट की परत चढ़ने लगती है, यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। समझ गए ना? परत का चढ़ना ही संक्षारण है, परत का चढ़ना ही संक्षारण है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना, जंग भैया कुश्ती वाला नहीं है, ये एक प्रकार की परत चढ़ती है नहीं, लोहे पर जंग लगना। अब ये जो जंग का सूत्र है, जंग मतलब मूर्छा, जिसको अपनी भाषा में आप कहते हो, जंग मतलब मूर्छा है नहीं। मूर्छे का जो रासायनिक सूत्र होगा भैया, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ बहुविकल्पी प्रश्न बनता है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है जंग का, तो भैया Fe2O3.XH2O होता है, ये सूत्र होता है। समझ रहे हैं ना? ये भी एक प्रकार से समझो कि आयरन का ऑक्साइड ही तो है। इस प्रकार से जो है हमारा संचारण होता है। समझ गए ना? संचारण देख लें जरा, वीडियो बढ़िया बन रहा कि नहीं बन रहा। दिख तो रहा होगा भैया, चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, बढ़िया दिख रहा है, एकदम फंटास्टिक दिख रहा, मजा आएगा आपको है नहीं, बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, पढ़ो फिर जब बढ़िया दिख रहा। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना फिर? अच्छा ठीक है, बात क्लियर हो गई। यानी लोहे पर जंग लगना। सिल्वर, दूसरा एक एग्जांपल अगर हम देखें तो सिल्वर जो होता है, सिल्वर मतलब सफेद धातु, सफेद धातु मतलब चांदी। अब सफेद धातु एक भैया प्लेटिनम भी होता है ना, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये सिल्वर है, चांदी है। और चांदी की अगर हम बात करें तो इसका प्रतीक होता है Ag। क्या होता है? प्रतीक होता है Ag। लैटिन नाम क्या होता है? अर्जेंटेनम होता है। क्या होता है? अर्जेंटेनम लैटिन नाम होता है। उसी लैटिन नाम से सिंबल बना हुआ है, और हम लोग इसको भारतवासी जो है इसको चांदी या सिल्वर के नाम से जानते हैं। चांदी का अंग्रेजी नाम है सिल्वर। समझ रहे हैं ना? इस पर जब परत लगती है तो भैया सिल्वर का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सिल्वर का ऑक्साइड बनता है। समझ गए ना? अब ये जो संक्षारण होता है ये दो प्रकार से होता है। संक्षारण जो होता है ये दो प्रकार से होता है। अच्छा, एक बात और आपको बताते हैं, दिमाग में आ गई। विश्व की अगर हम बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो लगभग 15% जो लोहा है वो इस संक्षारण के कारण एक साल में नष्ट हो जाता है। पूरे विश्व की अगर हम बात कर ले तो जितना प्रोडक्शन होता होगा उसका 15% लोहा इस घटना के कारण नष्ट हो जाता है, स्वतः ही नष्ट हो जाता है। और ये आप सबको पता है कि ये संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है, इस कारण इसकी जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती रहती है नहीं। आपने एक सुना होगा, दिल्ली में एक स्तंभ गड़ा हुआ है लगभग 1600 वर्ष पुराना, अशोक ने शायद गड़वाया था है नहीं। तो उस लोहे के स्तंभ यानी पिलर पर आज भी मूर्छा नहीं लगा हुआ है। दूसरा एक और एग्जांपल आपको हम बताते हैं। कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज बना हुआ है नहीं, काफी वर्ष पुराना है, मूर्छा आज भी नहीं लगा है, संचारण नहीं हुआ है। ये संचारण होना दो तरीके पर निर्भर करता है, तो हम दोनों तरीके आपको बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से संचारण होता है। अगर हम उन चीजों को थोड़ा सावधानी उन चीजों से बरतें तो हमारे किसी भी धातु में कोई भी प्रकार का संचारण नहीं होगा। संचारण सिर्फ और सिर्फ जो होता है दो घटनाओं के कारण होता है। तो समझ गए ना? ये बात अगर आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो जो हमने बताई है आपको।
विश्व का, यानी विश्व मतलब वो जितने भी कंट्री हैं यानी वर्ल्ड में, विश्व का लगभग 15% जो लोहा है, 15% लोहा संक्षारण के कारण प्रतिवर्ष जो है नष्ट हो जाता है भैया, प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता है। समझ गए ना ये बात, समझ गए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम बताते हैं आपको कि दो तरीके हैं भैया जिनके कारण जो है संक्षारण की प्रक्रिया संपन्न होती है। आप इसको जरा नोट कर लें, फिर बताते हैं। कर लिया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो स्क्रीनशॉट कर लिया तो संक्षारण होता है दो तरीके से, तो जो दूसरा तरीका है और पहला तरीका है। पहले तरीके में क्या होता है, रासायनिक या शुष्क संक्षारण, रासायनिक या शुष्क संक्षारण जो है ये होता है हमारा, क्या कहते हैं, पहला तरीका। अब एक चीज आप समझे होंगे कि दिल्ली मतलब सॉरी आगरा गए हैं ताजमहल देखने, गए हैं नहीं गए, नहीं गए तो जाइएगा देखने। ताजमहल जो है मार्बल से बना हुआ है, यानी संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात कर लें तो उसमें धातु के रूप में कैल्शियम उपस्थित है। क्या उपस्थित है भैया, कैल्शियम उपस्थित है, ठीक है। अब एक चीज सुनो, अब हम जो बता रहे हैं वो देखो आप, यानी वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडल में उपस्थित SO2 गैस होती है भाई, SO2 गैस हो जाएगी, क्लोरीन गैस हो जाएगी और HCl गैस हो जाएगी। यानी ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक गैस जो होती है, यानी वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडल में उपस्थित SO2 और Cl2 HCl आदि के कारण संक्षारण होता है, संक्षारण होता है, शुष्क संक्षारण कहलाता है या शुष्क संक्षारण कहलाती है, शुष्क संक्षारण कहलाती है। ये बात समझ में आई होगी। हमने कहा ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ताजमहल का एग्जांपल चल रहा है, भी बदला नहीं है। ताजमहल जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण, उसमें जो कैल्शियम धातु उपस्थित है उसके कारण, यानी कैल्शियम और ये अभिक्रिया कर लेते हैं आपस में और सल्फेट्स बनाते रहते हैं। क्या बनाते रहते हैं, सल्फेट्स, यानी कार्बोनेट था, सल्फेट्स बन रहे हैं धीरे धीरे करके। अब ये चीजें बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है, ऐसा नहीं दिख जाएगा आपको पूरा पत्थर उड़ के सल्फेट में बदल गया, ऐसा नहीं होता है। इनको बदलने में हजारों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन हाँ प्रक्रिया हो रही है धीरे धीरे करके। तो इसके कारण उसका रंग जो है फीका पड़ने लगा है, यानी धूमिल होने लगा है वो, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही ये घटना संभव हुई है, ठीक है, समझ गए ना। तो दूसरी बात अगर हम देखें, या फिर यहाँ एक एग्जांपल लिख भी सकते हो आप, ताजमहल में लगा पत्थर कौन सा लगा है, कैल्शियम कार्बोनेट का रंग हल्का होना, यानी ये किसके अंतर्गत आ रहा है भैया, ये शुष्क संक्षारण के अंतर्गत आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। फिर आज दूसरा बताते हैं। चल रहा है कर लिया भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, दूसरा जो रहेगा ये सिर्फ रासायनिक है, ध्यान रखना ये सिर्फ रासायनिक या फिर शुष्क संचारण है। दूसरा जो रहेगा वो शुष्क नहीं होगा, विद्युत रासायनिक हो जाएगा। कैसा होगा, विद्युत रासायनिक हो जाएगा। दूसरा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दूसरा वाला जो भाग है इसका,
वो जो है विद्युत रासायनिक संचारण कह लो, या फिर इसी को कहते हैं नम संचारण। नम का मतलब नमी के कारण जो संचारण होता है, नम संचारण। अब इसका मतलब हमने जो अभी दो बातें आपसे पूछी थी कि हावड़ा ब्रिज जो भैया बना है उसमें आखिर में जंग क्यों नहीं लगी, वो अभी भी सलामत बना हुआ है पुल। दूसरी बात, जो अशोक ने स्तंभ गड़वाया था लोहे का 1600 ईस्वी में, लगभग 1600 में गड़वाया था, तो लगभग कितने साल हो गए, 400 उधर हो गए, मान लो 500-600 साल हो रहे हैं, नहीं उसमें आज तक भी जंग नहीं लगी है। इसका कारण क्या है? कारण ये है भैया, उस समय जो चीजें बनाई गई थी वो एकदम शुद्ध बनाई गई थी, एकदम प्योर रूप से। यानी अगर वो लोहा था तो 100% लोहा ही था, कोई भी इम्प्योरिटी उसमें नहीं मिली थी, अशुद्धि कोई भी नहीं मिली होती थी। लेकिन आजकल जो है कोई भी प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो अशुद्धि जरूर है उसमें, और उस अशुद्धि के कारण ये घटनाएं घटित हो रही हैं। समझ रहे हैं ना? देखो ये संक्षारण जो होगा, यानी कि नमी, या ऐसे कह लो चाहे धातु में नमी या अशुद्धि के कारण, अशुद्धि समझ रहे हैं ना, इम्प्योरिटी जो है, अशुद्धि के कारण जो संक्षारण की प्रक्रिया होती है, जो संक्षारण की प्रक्रिया होती है उसे विद्युत रासायनिक संक्षारण कहते हो। विद्युत रासायनिक संक्षारण कहते हो। समझ गए ना? ये बात समझ में आया होगा। अब ये जो अशुद्धि हमने बताई आपको, उस जो जो दो बातें आपसे हमने शेयर की ना, उनमें ये चीज नहीं है, यानी अशुद्धि नाम की कोई चीज नहीं, वो 100% प्योर चीज से बना हुआ है भैया, इसीलिए वो आज भी टिकाऊ है। आजकल जो बन रहा है, जैसे मान लो कहीं पुल बन रहा हो, उसमें लोहा तो है लेकिन लोहे के साथ साथ अशुद्धि मिली हुई है। अब वो अशुद्धि जो मिली है वो कहीं ना कहीं जंग का कारण बनती है। समझ रहे हैं ना? सिल्वर की अगर हम बात कर लें, चांदी की बात कर लें, तो चांदी जो हम लोग भैया आभूषण के रूप में यूज करते हैं वो सिर्फ 65 से 70% प्योर होती है, उसमें 30 से 35% मान के चलो अशुद्धि है। आप अगर स्पेशल ऑर्डर देके बनवाते हो कि हमें बढ़िया चांदी का चाहिए, तो मैक्सिमम 80% का बना देगा। समझ रहे हैं ना? 80% का, 20% उसमें भी अशुद्धि रहेगी। यही हाल सोने के आभूषणों में है। जैसे सोना आप लेके आए हो, 100% जो सोना होगा, पहली बात तो 100% सोना ही नहीं है, 100% सोना नहीं है, 99.9% सोना होता है, जिसको आप लगभग में मानते हो 100%, उसे ही 24 कैरेट गोल्ड कहते हो, है नहीं? उसके आभूषण बनाना संभव नहीं होगा, आभूषण बनेंगे नहीं। अच्छा क्यों नहीं बनेंगे भैया? वो ज्यादा खरा होता है, जैसे आप आभूषण के रूप में मान लो रिंग बनवाए हो और कहीं थोड़ी सी दाब पड़ गई, टूट जाएगी तुरंत। उसके बाद आता है फिर जो है 92% वाला, जिसको 22 कैरेट कहते हो। अब 92% मतलब 92% गोल्ड होगा, 8% अशुद्धि होगी। लेकिन जो भारत सरकार द्वारा एकदम मोहर लगा के जो सोना बेचा जा रहा है वो सिर्फ भैया 75% वाला है, यानी 75% सोना रहता है, 25% अशुद्धि रहती है। अब उसी अशुद्धि के कारण ये संचारण की घटनाएं होती हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसका उदाहरण अगर हम बात कर ले तो दो उदाहरण दे रहे हैं। जैसे अशोक स्तंभ जो बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है भैया? तो दिल्ली में बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ है। नहीं कैसा है? तो लोहे का बना हुआ है, मूर्चा नहीं लगा है आज तक, इसीलिए नहीं लगा, अशुद्धि नहीं उसमें। ठीक है, कब बना था? तो लगभग 1600 में, ईस्वी में बना था, है नहीं? सन 1600 में बना होगा। दूसरी की बात कर ले अगर हम, तो हावड़ा ब्रिज जो हमारा बना हुआ है, हावड़ा पुल कह लो, ये तो इन दोनों में भैया शुद्धता है, और यही शुद्धता जो जंग को बचा रही है। समझ गए ना? आप इसका भी स्क्रीन शॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर लिया ना भैया? बहुत बढ़िया, आगे देखो कर लिया होगा।
अब हम बात करें कि आखिर इस जंग से बचे कैसे। जंग मतलब भैया मैदानी जंग नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, है नहीं, मैदानी जंग नहीं है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और दिमाग में आई, आप नोट कर लीजिएगा इसको कहीं पर भी। संचारण की घटना चाहे जहां संपन्न हो, यानी संचारण की प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा होती है वो उत्पन्न होती है ना, ऊर्जा जो होती है उत्पन्न होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम ये कह ले कि क्या संचारण की प्रक्रिया को संपन्न होने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो नहीं होती है। अच्छा, दूसरी बात एक और कहें, अगर हम परिवर्तन की बात करें, ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, छोटे छोटे हैं, है नहीं, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। इंक डाल रहे हैं भैया, देख लो, वही सब अपना देसी जुगाड़ है ना, इससे भी इंडिया पूरी जुगाड़े टिकी हुई है, तो जुगाड़ से सब चल रहा है बढ़िया। देखो, अगर दूसरी बात कर लें तो संचारण की जो प्रक्रिया होती है एक रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी यह प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन होती है, एक रासायनिक परिवर्तन होती है। अब रासायनिक परिवर्तन की हमने बात कर दी, तो प्रकृति में परिवर्तन दो ही प्रकार का है, या तो भौतिक परिवर्तन होता है या फिर रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में देखो परिवर्तन होते क्या हैं। भौतिक की अगर हम बात करें, यानी परिवर्तन के दौरान अगर जो पदार्थ बनता है वो अपनी मूल अवस्था में अगर आ जाता है तो फिर भौतिक परिवर्तन होगा, और मूल अवस्था में नहीं वापस आ रहा है तो रासायनिक परिवर्तन होगा। दो उदाहरण समझ लो, जैसे पानी से बर्फ बनाया आपने, पानी से क्या बना, बर्फ बना, तो जब बर्फ कभी भी ठंडा होगा तो क्या होगा, वो अपने पानी में ही तो विघटित हो जाएगा, है नहीं। या फिर ये कह लो, बर्फ था, पानी में परिवर्तित करे हो, अब पानी को जब जमाओगे कभी ठंडा करोगे तो बर्फ बन जाएगा, ये भी बात है। तो ये भौतिक परिवर्तन जाएगा। रासायनिक में क्या होगा, जैसे कागज लिया, जला दिया, माचिस से लिया, है नहीं, कागज जलाए हो, कागज जब जलाए हो तो कार्बन बचेगा, कोयला बचेगा और CO2 निकल जाएगी। कार्बन जलने की घटना 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। देखो, जैसे कागज है मान लो आपके पास और इसको आप जला रहे हो, तो हमने ये बता रखा होगा, आपकी क्लास में जरूर बताया होगा, संसार में जो भी कुछ जलता है, जो भी कुछ जलता है वो जो है क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना संभव नहीं है जलना। समझ रहे ना, थोड़ा सा भाषा में कुछ गड़बड़ हुआ है, समझो। संसार में अगर कुछ जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना जलना संभव नहीं है नहीं। अगर ऑक्सीजन है तभी वो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। अब यही कारण होता है, जैसे आप समुद्र तल से लगभग 8,000-10,000 फीट ऊपर चले गए तो वहां पर आग जलाना संभव नहीं होता है। या फिर कुछ अपने पृथ्वी के जो ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, है नहीं, पुरानी कक्षाओं में पढ़ा होगा, टुंड्रा प्रदेश, एक गणराज्य है नहीं, वहां कच्चा मांस लोग खाते हैं क्योंकि वहां आग जलती ही नहीं है, ऑक्सीजन लेवल बहुत वीक है वहां पर, इसलिए आग जलना पॉसिबल नहीं। दूसरी बात, हिम बराबर हिमबारी होती रहती, जो है बारिश बर्फ की होती रहती, इस वजह से वहां जो है आग जलाना संभव नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो संसार में भैया कुछ भी जलेगा, बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा। आप अपने घर में जाइएगा, गैस के चूल्हे को पलट के देखिएगा, जो रेगुलेटर से पाइप आई होती है वो सीधे बर्नर तक तो जाती है, लेकिन बीच में उसका जो रास्ता होता है, सर्किट होता है, वो ब्रेक हुआ होता है, यानी उसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे। अब आप जरा कल्पना करिए कि जो गैस वहां से निकल के आ रही है वो अगर सीधे बर्नर तक चली जाए तो क्या जलेगी? नहीं जलेगी भैया, पॉसिबल ही नहीं है जलना। समझ रहे हैं ना। उस गैस में जो सिलेंडर से ब्यूटेन और ऑक्टेन का मिक्सर आया है ना, LPG की बात हम कर रहे हैं, ब्यूटेन और ऑक्टेन से मिलकर बनी होती है, दोनों घटक एल्केन के हैं। वो ऑक्सीजन से जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हमारी गैस आगे जलेगी नहीं, नहीं जलेगी, बिल्कुल नहीं जलेगी, 100% कह रहे हैं। तो कागज को हम जलाएंगे भैया, वायु की उपस्थिति में जल जाएगी। जलने के बाद में कार्बन यानी कोयला यानी राख बचेगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और ऊर्जा निकलेगी।
ऊर्जा मतलब ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, समझ गए ना। अब ये बताओ हमें, ये जो कार्बन है ये क्या कागज है? नहीं है ना कागज, तो ये परिवर्तन हुआ रासायनिक का। समझ गए ना। दूसरी बात एक और हम आपसे कहें, लोहा था हमारे पास और वो ऑक्सीजन और वायु के कारण उसमें जंग लग गई। जब जंग लगी तो क्या बना? Fe2O3.XH2O बना। क्या यह लोहा फिर से इसमें वापस हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। समझ रहे हैं ना, दोनों ही क्या है भैया? रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में कह सकते हो कि नया पदार्थ तो बनता है लेकिन अपनी अवस्था में वापस नहीं आ पाता है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको समझ में आई होंगी। मेरे ख्याल से लिखने वाला कुछ है नहीं इसमें खास तौर से, तो हम इसको इरेज ही करे देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने कहा इस संचारण से बचाव क्या है? संचारण से बचाव, बचाव का मतलब समझ रहे हैं, यानी सुरक्षा देना। हम जैसे लोहा खरीद के लाए हैं तो उस पर मूर्छा ना लगे भैया, तो हम क्या कर सकते हैं? सुनो, बचाव की विभिन्न विधियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं बचाव के। आप अपने स्तर से जो तरीका चाहो वो अपना सकते हो। पहला तरीका जो होता है, धातु को गीला कर दिया जाए, धातु को नम करके, या फिर उसकी धातु की सतह को कर लो या धातु को कर लो, चिकना बना दिया जाए। अब चिकना करना डेली का डेली पॉसिबल तो नहीं है, यानी आप रेगमाल लेके उसको रोज रगड़ते रहो, ये संभव है? नहीं संभव। भाई थोड़ा बहुत होगा तो रगड़ सकते हो, ज्यादा होगा तो कैसे रगड़ोगे? दूसरी बात है, धातु पर तेल। अब तेल मतलब ल्यूब्रिकेंट ऑयल जो आते हैं भैया, मोबिल वगैरह जिनको कहते हो, तेल या फिर ग्रीस, ग्रीस भी एक लुब्रिकेंट होता है। तेल या ग्रीस का लेप कर देते हैं। लेप मतलब लेपन, पोत देते हैं अपनी भाषा में कह लो, इससे भी बचा जा सकता है। तीसरी बात हम करें तो जिंक, टिन, क्रोमियम, निकिल आदि की पॉलिश करते हैं, परत चढ़ाते हैं, आदि की परत चढ़ाकर भी हम जंग से बच सकते हैं। जिंक की अगर परत चढ़ाते हैं तो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, नाइजेशन। अगर हम टिन की लेयर चढ़ाते हैं तो टिनीकरण होता है। क्या कहता है? क्या कहलाता है? मतलब टिनीकरण कहलाता है। समझ गए ना। ऐसे ही निकिल की भी प्लेट परत चढ़ती है या क्रोमियम के भी चढ़ती है। समझ रहे हैं ना। तो ये बातें आप ध्यान रखो। 3 मेथड हमने बताए जिनसे हम जंग से बच सकते हैं। एक अहम बात और आपके लिए है, नोट फिर डालिएगा ये, ऐसी सभी धातुएं, ऐसी सभी धातुएं जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है, वे आसानी से संचारित हो जाती हैं, आसानी से संचारित हो जाती हैं। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, संचारित हो जाती है। समझ गए ना। अब उदाहरण के तौर पर जैसे हम बात करें तो लोहा हो गया, जिंक हो गया, है ना, इनका जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बहुत कम होता है और हम ये कह सकते हैं कि ये आसानी से संचारित होने वाली धातुएं हैं। ठीक है भैया, तो आज की जो क्लास रहेगी वो सिर्फ इतनी ही रहने वाली है और इस तरीके से हमने टोटल 9 वीडियो में जो है इस पूरे चैप्टर के थ्योरी पोर्शन को कवर कर लिया है। कल एक वीडियो और आपको मिलेगा जो 10 नंबर होगा। उस 10 नंबर के वीडियो में हम हर टॉपिक से, जितने भी न्यूमेरिक टॉपिक थे उन सब से जो है 2-2, 3-3 प्रश्न कराने वाले हैं। यानी ये कह सकते हैं बेहतरीन 10 प्रश्न आपके साथ हम कल साझा करने वाले हैं। वो वीडियो हमारी भले ही 1-1.5 घंटे की बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आराम से बनेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई।
यानी फिर इसके बाद में हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा रासायनिक बलगति। इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। एक बात आपसे और बतानी है, आज से यानी आज इसी के साथ में हम कक्षा 11 का भी एक वीडियो जो है अपलोड करने वाले हैं भैया। और कक्षा 11 जिस प्रकार से कक्षा 12 का पूरा कोर्स पढ़ाने का हमने वादा किया है, तो साथ ही में कक्षा 11 का भी हमने वादा किया था, पूरा 11 का भी कोर्स पढ़ाएंगे। तो ये 11 का जो है आज से क्लास कोर्स जो है शुरू हो जाएगा भैया। तो YouTube पर जितने भी आपके साथी संगी हो, है नहीं, छात्र छात्राओं में जो भी आपके साथी रह रहे हो, उन सबसे एक सलाह उनको देनी है कि ये जो है YouTube पर फ्री में कक्षा 11 का भी कोर्स शुरू हो रहा है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं, है नहीं, और शेयर जरूर करें उन बच्चों तक, ताकि ऐसे जरूर बच्चों को इस सुविधा का लाभ मिले जिनके पास कोचिंग की फीस देने के पैसे नहीं है नहीं। हमारा उद्देश्य हमेशा यही है, सारे बच्चे जो है पढ़ें और लिखें, आगे बढ़ें। केमिस्ट्री से जो डर नाम की चीज है वो निकल जानी चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, डर सिर्फ केमिस्ट्री में ही लग रहा है भैया, तो ये डर आपका ना रहे। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं, आपकी सेवा में तत्पर खड़े हुए हैं। और फिर कह रहे हैं, अगर आपको कोई समस्या रहती है, कोई सुझाव, कोई शिकायत रहती है, या कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो जो भी रहता हो मैटर, आप पर्सनल व्हाट्सएप पर जो है मैसेज हमारे करिए, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। ये नंबर भैया है, सुझाव और शिकायत के लिए है। ये हमारा पर्सनल नंबर है, मतलब एक टोल फ्री नहीं कर पाए हैं अभी, इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है नहीं। और टेलीग्राम का लिंक भी आप अपने चैनल से सर्च करोगे तो मिल जाएगा, यानी द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री डालोगे मिलेगा, द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। यूट्यूब पर सर्च करेंगे, पहले नंबर पे अपना ही चैनल आता है भैया। कुछ यूट्यूब की मेहरबानी है, थोड़ा सा कह सकते हो, है नहीं, कि जैसे ही सर्च करोगे द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री तुरंत आ जाता है, अपना चैनल फटाक से मिलता है आपको, पहले नंबर पर ही दिखता है। तुरंत जो है सब्सक्राइब कर लें, और बटन एक होती है ना, वो बटन दबा लीजिए, ताकि आपको यहाँ से जो हम अपलोड करते हैं वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसे जरूर देखें, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल के अगले नए वीडियो में।